नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक चल रहे हैं। हमने नायक के गुणों की बात की, नायक के प्रकारों की चर्चा की, लेकिन नायक के जो 4 प्रकार कहे गए, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत, इन चारों प्रकार के नायकों के पुनः 10 रूपककार ने 4 प्रकार कहे। स दक्षिणः, शठो, धृष्टः, पूर्वां, प्रत्यन्यया हृतः। देखिए, नायक जो है, नायिका के प्रति उसका जो व्यवहार है, जो धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत भेद किए गए ना, ये तो उनका स्वभाव समाज के प्रति है। लेकिन नायक और नायिका ये भी रचना का या कथा वस्तु का एक विशिष्ट भाग है। आप मात्र नायक को लेकर के भी कोई रचना बना सकते हैं, मात्र नायिका को लेकर के भी कोई रचना बना सकते हैं, लेकिन वीर रस में भी नायिका जब तिलक करके और नायक को युद्ध के लिए विदा करे तो उसका एक अपना गौरव होता है। और श्रृंगार तो नायिका के बगैर होगा ही नहीं। तो नायिका के साथ के व्यवहार के आधार पर इन चारों प्रकार के नायकों के 4 भेद किए गए। कुछ दक्षिण प्रकार के होते हैं, स दक्षिणः, शठो, धृष्टः, पूर्वां, प्रत्यन्यया हृतः। यानी पहले से तो उसकी कोई नायिका है, कोई प्रेमिका है, पत्नी है, लेकिन किसी अन्य नायिका के संबंध के बाद उसका पहली नायिका से जो व्यवहार होता है, उसके आधार पे ये उसकी क्वालिटियां तय होंगी। ध्यान दीजिए, कालिदास के 3 नाटक हैं और तीनों नाटकों में उनके नायक, चाहे वो अग्निमित्र हो तो उसकी धारणी और रियावती 2 पत्नियां थी, महारानी औसीनरी पुर्रवा की पत्नी थी, और दुष्यंत की तो कितनी पत्नियां थी इसका पता ही नहीं है। हंसपदिका के गीत से हमें कुछ मालूम पड़ता है, लेकिन जब दुष्यंत आश्रम में जाता तो शकुंतला से प्रेम होता है। यहां मालविका दिखती तो अग्निमित्र को प्रेम हो जाता है। उर्वशी को छुड़ाते छुड़ाते उसके प्रेम में पुर्रवा पड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये अन्य के प्रति आसक्त होने के बाद भी पूर्व नायिका के साथ जो उसका व्यवहार है, आप धारणी के साथ मान लीजिए, आप औसीनरी के साथ मान लीजिए, या दुष्यंत की अन्य महारानियों के प्रति मान लीजिए, उनके प्रति इन नायकों का जो व्यवहार रहेगा, जिससे भी प्रेम हुआ उसके साथ तो प्रेम का ही व्यवहार होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जो पुरानी है उसके साथ जो व्यवहार रहेगा, उसके आधार पर ये 4 प्रकार कहे गए। सबसे पहले दक्षिण की परिभाषा देते हुए कहते हैं, दक्षिणो स्या हृदयस्य यो अस्या ज्येष्ठाया हृदयेन शा व्यवहरति स दक्षिणा। देखिए, जब नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका के साथ, जिससे अभी प्रेम हुआ वो कनिष्ठा है, और जिससे पहले से प्रेम हुआ है ना, या जो पहले से उसकी पत्नी है, ज्येष्ठ तो वही है, और जो ज्येष्ठ है वही श्रेष्ठ है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। देखिए, कैकेयी से विवाह हो गया, बहुतों से विवाह हो गया, लेकिन आप अगर देखेंगे तो महाराज दशरथ कैकेयी को अपार प्रेम करते हैं, लेकिन राजमाता कौशल्या ही बनेगी, क्योंकि उसी के पुत्र का राज्याभिषेक होगा। तो ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें रहा करती थी। महारानी तो औसीनरी ही रहेंगी, महारानी तो धारणी ही रहेंगी। जब आप इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं तो दक्षिणोस्या हृदयस्य, जब नायक ज्येष्ठा नायिका के हृदय का पूरा पूरा ख्याल रखता है, उसको किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता है, तो आप ये मान लीजिए कि वो दक्षिण नायक है। देखिए, मालविकाग्नि
मित्रम का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, अपना भी उन्होंने एक श्लोक दिया है दशरूपकार ने, यथा ममेव प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेम गुरवो रति क्रीडा कोपि प्रतिदिन अपूर्वोस्य विनया सविश्रम्भा कश्चित् कथयति च किंचित परिजनो न चाहम प्रेत्येमि प्रिय सखी किमप्यस्य विकृतिम। लेकिन चूंकि अब ये तो प्रसंग आपको नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपको मालविकाग्निमित्रम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना एक वीडियो सुन लीजिए हमारा, आपको मालूम पड़ जाएगा। उचित प्रणयो वर विहंतुम बहवा खंडन हेतवो हि दृष्टा उपचार विधिर मनस्विनो ननु पूर्वाभ्यधिकोपि भाव शून्य। जब विदूषक ये कहता है कि इरावती ने आपको दोलारोहण के लिए बुलाया है, ये तीसरे अंक की घटना है मालविकाग्निमित्रम में, तो आपको महाराज वहां जाना चाहिए। तब राजा ये कहता है कि भाई किसी के प्रेम को उसने आमंत्रण दिया, मैं ना जाऊं तो 100 बहाने हैं। एक राजा है, ये राजकाज था, ये था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, 100 बहाने हैं। लेकिन मैं वहां जाऊं और पहले जैसा व्यवहार उसके साथ करता था, अगर ऐसा व्यवहार उसके साथ ना हो तो उसको मेरे व्यवहार से दुख होगा, पीड़ा पहुंचेगी, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो बड़ी कुशल होती हैं इन सब चीज़ों को जानने में। तो राजा वहां जाने को टालता है। लेकिन जब विदूषक ने ये कहा कि महाराज आप नई के साथ प्रेम होने से पुरानी रानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो तुरंत वो वहां जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो ये मालविकाग्निमित्रम का जो अग्निमित्र है वो इरावती के प्रति भी और धारणी के प्रति तो बड़ा ख्याल रखता है, लेकिन मालविका से प्रेम भी करता है। तो ऐसी स्थिति में जब नायक ज्येष्ठा नायिका का ख्याल रखता है, उसके हृदय को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। देखिए थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है जब नया प्रेम हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि उसकी अपमान ना कर दी जाए, उसका ध्यान ना रखा जाए और उसको जो लगे वो भले लगे, मुझे तो मेरे मन की करनी है, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा नायक दक्षिण नायक माना गया है। शठ की परिभाषा देते हैं कि गूढ़ विप्रिय कृत शठा। शठ जो होता है गूढ़ रूप से, छुपे रूप से वो अप्रिय कार्य करता है। ये सब ज्येष्ठा नायिका के संदर्भ की बात है। यानी जो दक्षिण नायक है वो कभी भी ज्येष्ठा नायिका का बुरा नहीं कर सकता है। वो नवीन नायिका के साथ प्रेम तो करता है, लेकिन ज्येष्ठा का भी उतना ही ख्याल रखता है। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि गूढ़ विप्रियकृत शठा, जो शठ है वो गूढ़ रूप से ज्येष्ठा नायिका का अप्रिय करने लग जाता है। व्युत्पत्ति में या ये कहें कि वृत्ति में और अधिक इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं दक्षिणस्यापि नायकांतरापहृत चित्तया। दक्षिणस्यापि नायकांतरापहृत चित्ततया विप्रियकारित्वा विशेषेपि सहृदयत्वेन शठाद विशेषा। भाई दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, किसमें किसमें, दक्षिण में और शठ में, कि दक्षिण नायक है वो भी प्रेम तो दूसरी नायिका से करने लग जाता है, लेकिन वो पूर्व नायिका को भी उतना प्रेम करता रहता है। और सिर्फ उतना प्रेम नहीं करता रहता है, इसके अतिरिक्त स्थिति ये होती है वो कभी उसका अपमान नहीं होने देता है, वो हमेशा उसका ख्याल रखता है। जबकि शठ जो है अगर थोड़ा बहुत अपमान हो जाए लेकिन अपने नवीन प्रेम की सिद्धि हो जाए, इसका लक्ष्य इस तरफ अधिक रहता है। फिर से थोड़ा सा और दक्षिण और शठ को अगर हम स्पष्ट करें तो दक्षिण जो है ज्येष्ठा नायिका से इतना उसका सम्मान करता है, जो भय के रूप में प्रकट होता है, कि वो उसके रहते हुए कभी कनिष्ठा को विशेष आदर नहीं दे पाता है। लेकिन जो शठ होता है, अगर कनिष्ठा आ जाए तो ज्येष्ठा की उपस्थिति में भी उसके प्रति एक विशिष्ट प्रकार का उसका भाव जो है वो दिखाई देने लग जाता है। वैसे तो साहित्य दर्पणकार ने और स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि भाई शठ नायक वो होता है जो
कनिष्ठा को अधिक प्रेम करने लग जाता है, ज्येष्ठा के प्रति उसका प्रेम अत्यंत न्यून हो जाता है। और ये व्याख्या ज़्यादा स्पष्ट है। आप समझिए, ज्येष्ठा के प्रति उसका आकर्षण, उसका प्रेम न्यून हो जाता है और कनिष्ठा के प्रति उसका प्रेम अधिक हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि वो कनिष्ठा की उपस्थिति में कभी कभी जो ज्येष्ठा है अपमान तो नहीं करेगा, लेकिन छुपे रूप से, ये जो कहा है ना गूढ़ विप्रिय कृत, गूढ़ रूप से, छुपे रूप से उसका अप्रिय कर बैठता है। ठीक है, लगेगा बुरा, लग जाएगा, लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए। एक सुंदर सा उदाहरण यहाँ साहित्य दर्पणकार ने प्रस्तुत किया है। सठोन्यस्या कांची मणि रणित माकर्ण सहसा। शठ नायक का विवेचन है, जो उसकी नवीन कनिष्ठा प्रेयसी नायिका है वो वहाँ आ रही है और उसके नूपुर की झनकार उसको सुनाई दे गई। सहसा कांची मणि रणितम आकर्णे, कांची की नूपुर की झनकार को सुनकर के, कांची वैसे मेखला को कहते हैं। यदाश्लिष्यन्येव प्रसिथिल भुज ग्रंथि रभवा, और उस समय वो अपनी ज्येष्ठा नायिका के साथ बैठा हुआ है या उसको उसने अपने आलिंगन में ले रखा, तभी वो नूपुर की झनकार या कर्धनी की झनकार सुनाई देती है और उसका जो ज्येष्ठा नायिका के प्रति उसका जो आलिंगन था वो धीरे से थोड़ा शिथिल हो जाता है। देखिए, प्रेम में आलिंगन तो अधिक अधिक दृढ़ होता रहता है जब तक कि आप पराकाष्ठा पे नहीं पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ वो नूपुर की झनकार सुनी और वो आलिंगन शिथिल हो गया है। तदेतत् आचक्षे घृत मधुमयम तद बहुवचो। अब वो उस ज्येष्ठा नायिका से, क्योंकि जो आलिंगन था वो तो ढीला हो गया, तो क्या करे, तो बड़ी मीठी मीठी, जिसको कहते हैं ना कि चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाता है, उसको थोड़ा मक्खन जैसा लगाने लग जाता है, उसको कुछ समझाने की कोशिश करने लग जाता है। तो विधेना घृणंती किमपि न सखी में गणयति। अब वो जो उसकी सखी है इसको अच्छी तरीके से पहचानती है, इसलिए वो कहती है कि आपका ये व्यवहार मेरी सखी नहीं समझ पा रही है, लेकिन मुझे बराबर समझ में आ रहा है। अभी तुम आए और एक मोबाइल की घंटी बजी और तुमने कहा अरे मैं तो बड़ा ज़रूरी काम भूल के आ गया हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं ना तो यहाँ कुछ ना कुछ, देखिए संस्कृत साहित्य में बड़ा स्पष्ट कुछ चीज़ें कही गई हैं। यहाँ कहते हैं कि अन्य संक्रांत हृदयो अधिक दक्षिण भवति। अगर किसी के साथ प्रेम हो जाता है ना तो नायक ज़्यादा आपकी केयर करने लग जाता है। आपकी केयर क्यों ज़्यादा करने लग जाता है? क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए, इस वजह से। तो यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर कोई नायक अपनी पत्नी को अधिक यानी अभी तक जैसे करता आ रहा हो उससे अधिक प्रेम करने लग जाए, तो ये समझ लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। तो इस प्रकार के नायक को शठ नायक कहा गया है। शठ के बाद धृष्ट का नंबर आता है। व्यक्तांग वैकृतो धृष्टः, जिसके अंग प्रत्यंग से विकृति दिखाई दे उसको धृष्ट कहते हैं। देखिए, अंग प्रत्यंग से विकृति का अर्थ यहाँ पे ये है कि ठीक है, कनिष्ठा ने कुछ कर दिया, अब आप उन चीज़ों को छुपाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, किया है उसने, किया, वहाँ होके आया हूँ। इस प्रकार से जब नायक ज्येष्ठा नायिका के हृदय को तोड़ता है, उसको अधिक से अधिक पीड़ा पहुँचाने की कोशिश करता है और वो अपने नए प्रेम को किसी भी तरीके से न तो छुपाने की कोशिश करता है, ना ही उससे बचने की कोशिश करता है। बचा तो खैर नहीं जा सकता है, लेकिन ज्येष्ठा नायिका को भी उसका पूरा चाहे जितना एहसास हो, दुख हो, पीड़ा हो, जो होगा चलेगा, लेकिन मैं तो करता हूँ, तो मैं करता हूँ। इस प्रकार का व्यवहार जब करता है तो वो नायक हमारे यहाँ धृष्ट माना गया है। इस प्रकार के व्यवहार भारतीय संस्कृति में, अगर हम रचनाओं की बात करें ना, तो एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो, लेकिन शठ तक तो जाता है। धृष्टता की स्थिति तक कभी नायक पहुँचे, ऐसी स्थितियाँ संस्कृत साहित्य में बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन समाज में इस प्रकार की स्थितियाँ बहुत पाई जाती हैं। और ये वर्णन सिर्फ साहित्यिक वर्णन नहीं है, ये सामाजिक वर्णन भी हैं। समाज के साथ भी ये सारी चीज़ें इसी प्रकार से पाई जाती हैं, क्योंकि जो नायक होता है वो समाज में से ही कहीं से निकल के आता है, जिसका कि नायक के रूप में चित्रण किया जाता है।
एक अमरुत शतक का, जैसे ऊपर का श्लोक देखा था, ऐसे अमरुत शतक का एक और उदाहरण देखते हैं। ये दृष्ट का उदाहरण देखते हैं। लाक्षालक्ष्म ललाट पट्टमभित केयूरमुद्रागले वक्त्रे कज्जल कालिमानयनयो ताम्बूलरागोपरा दृष्ट्वा कोपि विधाय मण्डनमिद प्रातश्चिर प्रेयस्यु लीला नामर सोदरे मृगदृशा स्वास्वासमाप्तिम गता। नायक घर पे आया, ज्येष्ठा नायिका के पास पहुंच गया, लेकिन जहां से वो आया था वो सारे गुणधर्म उसके शरीर पे दिखाई दे रहे हैं। लाक्षा लक्ष्म ललाट पट्टमभिता, उस नायिका के पैरों में अपना सिर रखा है तो उसके पैरों के महावर के निशान अभी भी उसके मस्तक पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, कुछ निशान तो ऐसे होते हैं कि नायिका, ज्येष्ठा नायिका उनको सहन कर सकती है, लेकिन कुछ निशान तो ऐसे होते हैं जो सहन करने के योग्य होते ही नहीं है। अगर किसी नायक के मस्तक पर किसी अन्य नायिका के महावर के निशान लगे हों तो या तो उसने इसके सिर के ऊपर अपने पैर का स्पर्श किया है या नायक ने उसके चरणों का स्पर्श किया है, तभी महावर मस्तक में लग सकती है ना। तो जो ज्येष्ठा नायिका है वो इस नायक के चरणों का स्पर्श करती है, वो इसको अपना देवता मानती है, और ये अगर किसी और के चरणों में इस प्रकार से पड़ा रहे तो ये सहन करने वाली बात नहीं है, ये ज़्यादा ही, मतलब मैंने कहा ना कि कुछ निशान ऐसे हैं जो दिख जाएं तो नायिका उन चीज़ों को चला लिया करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको बिल्कुल विचलित कर देती हैं। केयूर मुद्रा गले में केयूर की मुद्रा दिखाई दे रही है, ये तो भैया आपकी गले में जो पहन रखा है ये तो आपका नहीं था, ये कहाँ से आया? वहीं से आया। अपनी निशानी उसको दी, उसकी निशानी हमने ले ली। ध्यान दीजिएगा, महाश्वेता वृत्तांत आता है बाणभट्ट की कादंबरी में, वहाँ पे पुंडरीक के हाथ में से अक्षमाला गिरती है तो अक्षमाला महाश्वेता अपने हाथ में ले लेती है और फटाक से अपने गले में पहन लेती है, और जब वो बहुत गुस्सा करता है ना तो अपने गले में से एक माला निकाल के उसको दे देती है। उसकी अक्षमाला तो रह गई और अपने गले की एक माला उसको पहनाती है या उसको दे दी है, वापस दे दी है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ प्रेम में हो ही जाती हैं, ना हो तो नई बात है, लेकिन वहाँ तो प्रथम प्रेम था इसलिए वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर नायिका घर पे है, यानी पत्नी घर पे है, ज्येष्ठा नायिका घर पे है, और फिर भी आप इन चीज़ों का व्यवहार करते हैं तो ये बड़ा ही पीड़ादायक होता है। तो गले में केयूर की मुद्रा देखी, वक्त्रे कज्जल कालिमा नयनोर तांबूल रागोपरा, गाल पे काजल के निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी उस नायिका ने अपनी आंखें उसके गाल पे घिसी। तो आंख गाल के पास कब आएगी? जब गले का या नीचे के भाग का चुम्बन लिया जाएगा तो वहाँ आंख के पास काजल, गाल के पास काजल का निशान, और आंख पे पान का, यानी आंख का भी चुम्बन लिया गया है, इसलिए उसके ऊपर नायिका के होठ में, आज की तारीख में जैसे लिपस्टिक कहते हैं ना, उस समय पान खाया जाता था तो पान का निशान पड़ा हुआ है। दृष्ट्वा कोप विधाई मंडनमिदम, इस प्रकार से जिनसे अत्यंत क्रोध आए, इस प्रकार के सारे लक्षण नायिका यानी ज्येष्ठा नायिका जब नायक के चेहरे पर देखती है, अमरुत शतककार लिखते हैं कि उससे प्रातःकाल सहन नहीं होता है ये, और जैसे कमल है वो मुरझा जाता है, उसी प्रकार से उसके अंदर की श्वास उसके अंदर ही रह गई, फिर वो कभी श्वास ले नहीं पाई, फिर कभी वो जागृत नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से अपने पति की दुर्दशा देख कि नायिका के चरणों का स्पर्श किया है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसको अत्यंत पीड़ित करती हैं। कभी आपकी छाती पे कोई एक बाल रह गया हो कि ठीक है बड़ा सा बाल दिख गया, इस प्रकार की जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कुछ बातें, उन चीज़ों को नायिकाएं बर्दाश्त कर लेती हैं, चल जाता है। ज्येष्ठा नायिका समझ सकती है, आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन
इस प्रकार के सारे लक्षण दिखाई दें तो फिर वो समझती है कि नायक को मुझसे कोई प्रेम ही नहीं है। अगर मुझसे प्रेम होता तो इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि वो नायक के मार्ग से हट जाती हैं, और यही धृष्ट नायक की निशानी है। धृष्ट नायक जो है वो ज्येष्ठा का मान तो दूर की चीज़ है, सम्मान तो दूर की चीज़ है, उसको दुख ना हो ये बहुत दूर की चीज़ है। वो तो चाहता है कि अगर ये मार्ग से हट जाए तो अच्छा है, और इसीलिए उसको धृष्ट कहा गया है। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे साहित्य में, संस्कृत साहित्य में इस प्रकार का प्रयोग नहीं देखा जाता है। हमारे यहाँ पूर्व नायिका बनी रहेगी, उतना ही प्रेम करती रहेगी, नायक भी उसके प्रति जितनी ज़रूरत पड़े उतना प्रेम दिखाता रहेगा कि नए से प्रेम बना रहे, वो पुराना छूट ना जाए, इस प्रकार की पूरी कोशिश नायक भी करता रहेगा। तो धृष्ट नायक हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये धृष्ट प्रकार हुआ। अनुकूल की बात करते हैं। अनुकूलस्तु एक नायिका, अनुकूल नायक उसको कहा जाता है जो एक ही नायिका से प्रेम करता है। राम का पात्र का सुंदर उदाहरण है, जो सीता से प्रेम करते हैं। देखिए, एक प्रथा है हमारे यहाँ, नवीन विवाह होता है तो प्रथम रात्रि जो होती है, मिलन की रात्रि कहिए, आप उसको सुहाग रात कहिए, जो भी कहे हैं, उस समय पे अधिकांशतः ऐसा होता है कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। अब पत्नी दे ना दे, लेकिन पति की ये जवाबदारी होती है कि वो अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ भेंट, सौगात, गिफ्ट कुछ भी दे। राम ने सीता को अपनी प्रथम रात्रि पे ये वचन दिया था कि राजाओं की बहुत पत्नियां होती हैं, राजा लोग कई कई विवाह किया करते हैं, और जितना पराक्रमी राजा उतनी अधिक उसकी पत्नियां। लेकिन मैं सीता तुमको वचन देता हूं कि राम सिर्फ सीता का है और सिर्फ सीता का रहेगा। मेरे जीवन में सीता एक ही स्त्री रहेगी, कभी कोई दूसरी नहीं आएगी। और मैं समझता हूँ इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ी सौगात किसी स्त्री के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो अनुकूलस्तु एक नायिका, जिसकी एक ही नायिका हो, जो एक ही नायिका से प्रेम करता हो, उसको अनुकूल नायक कहा जाता है। इसलिए कोई चर्चा के लिए यहाँ अवकाश नहीं है। यहाँ उत्तर रामचरितम का बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसको प्रेम की पराकाष्ठा का श्लोक हम हमेशा कहते हैं, उसको यहाँ प्रस्तुत किया है उदाहरण के रूप में। अद्वैतम सुख दुःखयो अनुगतम सर्वास्वस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जर्षा यस्मिन्नहार्योरसा काले नावर्णात्ययात् परिगतम् यस्नेहसारे स्थितं भद्रं तस्य समानुसस्य कथम पीकहित प्रार्थ्यते। मेरे पास जो प्रिंट है इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, इसलिए अगर कुछ अशुद्धि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा जब आप पुस्तक लेकर के बैठें। लेकिन चूँकि बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसकी चर्चा करते हैं। सुख दुख में जो अद्वैत हो, अद्वैत का अर्थ होता है जो दो ना हो, जो एक ही हो। हम अर्धनारी नटेश्वर शिव और पार्वती को देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कह रहे कि सुख और दुख दोनों स्थितियों में जो इस प्रकार से अद्वैत हो। सर्वास्वस्थासु यत्, चाहे जैसी स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति में जो हृदय के लिए विश्राम का स्थान, जर्षापि, वृद्धावस्था में भी जिनका रस कभी कम नहीं होता है। समय चाहे जितना व्यतीत हो जाए, चाहे जैसी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, बस भद्रम तस्य समानुसस्य कथमपि एकम ही तत्प्रार्थते। ये प्रेम जिस किसी को मिला हो, इससे कल्याणकारी अन्य कुछ नहीं हो सकता है। तो भैया सबको अपने जीवन में ऐसे ही प्रेम की कल्पना करनी चाहिए, चाहे स्त्री का प्रेम हो चाहे पुरुष का प्रेम, दोनों ही पक्ष में ये बात है। अगर दोनों का प्रेम अद्वैत है, ऐसा नहीं है कि नायक ही अन्य नायिका के प्रेम में पड़ता है। अभी आगे चल के नायिका विवेचन आएगा तब पता चलेगा कि नायिकाओं के तो गुणधर्म और भी कितने अधिक हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने यहाँ नायक के जो प्रथम 4 प्रकार थे, धीर ललित, धीर शांत, धीर उदात्त
और धीरोद्धत, उनके किस प्रकार से और 4 प्रकार नायिका के साथ के व्यवहार के आधार पे होते हैं, उनकी चर्चा की है, जिसमें हमने उनके 4 प्रकार देखे। एक है दक्षिण, एक है शठ, एक है धृष्ट और एक है अनुकूल। अब इनकी भी, इन सभी प्रकारों के, यानी 4 के 4 गुणा कीजिए तो 16 हो गए। इन 16 के ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ, इस प्रकार से 3-3 प्रकार होते हैं और कुल मिलाकर के इस प्रकार से नायक के 48 प्रकार हो जाते हैं। 4 चक्कू 16 और 16 तियां 48, तो 48 प्रकार इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। धन्यवाद। अब नायक के जो सहायक होते हैं, बीट चीट वगैरह, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर रेनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।